हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर की लेक्चर नंबर 20 और ये लास्ट लेक्चर होगी वेक्टर की। आज से पहले जो अपन ने पढ़ा है एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या क्या पढ़े थे अपन ने? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ चुका था, डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिए थे, मल्टीपल विथ कांस्टेंट पढ़ लिया था, डॉट प्रोडक्ट के एप्लीकेशन पढ़ चुके थे। उससे आगे आज अपने को पढ़ने थोड़ा सा बचा है क्रॉस प्रोडक्ट, अपन इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इससे पहले आप ये चैनल को लाइक से सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो। आज जो है वेक्टर की लेक्चर नंबर हम पढ़ने वाले हैं 20 और ये लास्ट लेक्चर है वेक्टर की। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि ए क्रॉस बी, अगर ए क्रॉस बी के बारे में हमने पढ़ा था कि मोड अंडर ए मोड अंडर बी साइन थीटा इंटू एन कैप। जहां पे देखना ध्यान से, अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर है बी और इसके बीच का एंगल क्या है, ये थीटा। तो हमने ये देखा था कि अगर हमको ए और बी वेक्टर पता है, उसके बीच का एंगल पता है, तो हम उसके बाद निकाल सकते हैं क्या, यहां से यहां तक की क्वांटिटी को देखो तो आप ये मैग्नीट्यूड है, ये सब क्या है मैग्नीट्यूड। और जो लास्ट में एन कैप है वो क्या है, इधर जो एन कैप वाला है ना, ये सब मैग्नीट्यूड है, मतलब स्केलर क्वांटिटी। ये बनाता है एक यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। और इस वेक्टर की हम डायरेक्शन निकालना जानते थे। कैसे निकालते थे डायरेक्शन, याद करो, राइट हैंड थंब रूल से। कि पहले वाले वेक्टर पे अपने राइट हैंड के फिंगर को रखो, इसको बी के तरफ मोड़ो तो स्ट्रेट थंब क्या दे देंगे, ए क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन, मतलब एन कैप की डायरेक्शन। ये सब बात अपन ने पिछली क्लास में सीख चुके हैं। तो यहां के बाद जो है हम और क्या क्या देख सकते हैं, देखना। इसको निकालने का तरीका होता है क्या, बाय राइट हैंड थंब रूल। सही है, राइट हैंड थंब रूल से हम इसको निकालेंगे डायरेक्शन। अगर हम ए क्रॉस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड, क्योंकि कई सारे जगहों पे हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड देखने से काम चल जाएगा, और बाकी राइट हैंड थंब रूल से तो हमें डायरेक्शन निकाल ही देंगे। तो ये आ जाएगा क्या, देखना, मोड अंडर ए मोड अंडर बी साइन थीटा। सही है ना, मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। अब सर इसकी बात क्यों कर रहे हैं, जैसे याद करो डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था प्रोजेक्शन का फॉर्मूला, कुछ वैसा ही चीज यहाँ डॉट क्रॉस प्रोडक्ट में भी होगा। बट यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट की खासियत है कि क्रॉस प्रोडक्ट में अगर हमको इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए तो वहां कॉस थीटा था, यहाँ साइन थीटा है, समझे। तो अभी हम कुछ और कर निकालते हैं इसमें, पहले यहां तक नोट कर लिए। जैसे कि एग्जांपल यहीं पे देख लेते हैं। मान लो कि ये वेक्टर है ए का, ये वेक्टर है बी का, सुनते चलना, और ये एंगल है थीटा। मैंने पहले भी आपको सिखाया कि थीटा के साथ वाला कंपोनेंट को क्या लिखते थे, ये है क्या, बी कॉस थीटा, और ये वाला को क्या लिखा था, बी साइन थीटा। थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कहलाता है बी कॉस थीटा, और इसके क्या, ये एंगल 90 का है। तो यहां पे अपने मन में ख्याल आया, ख्याल क्या, कि ए क्रॉस बी है। अगर कोई मेरे से पूछे कि ए क्रॉस बी निकालो, तो हमने सोचा कि ऐसा करते हैं ना कि ए को अलग रख लेते हैं, इंटू बी साइन थीटा। ऐसा लिख सकता हूं अपने, देखो ऊपर से लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब है कि देखो ए है और बी साइन थीटा क्या है, बी साइन थीटा बी वेक्टर का कंपोनेंट है जो ए के परपेंडिकुलर है, बोला जाता है इनटू कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। समझे, या शॉर्ट में इसको ऐसे लिखते हैं कि ए बी परपेंडिकुलर, और यही क्या दे देगा,
ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, समझे। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते थे, देखो अगर ये ए है तो साथ वाला ए कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर वाला, यहां से अगर इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं ना, ये वाला देखो इस लाइन को आगे बढ़ा लेते हैं, इससे अगर परपेंडिकुलर डालोगे तो ये ए कॉस थीटा और ये क्या है ए साइन थीटा। तो हो सकता है कि कोई बच्चा ऐसे लिखे कि ए साइन थीटा इंटू बी, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ए परपेंडिकुलर इंटू बी। तो इससे थोड़ा हेल्प मिलेगा आगे के क्वेश्चन में, जैसे रोटेशन ये सब में जाएंगे तो टॉर्क लिखना हो तो हम आर क्रॉस एफ देख करके टॉर्क ये सब लिख देंगे, पहले इसको नोट कर लो। तो हमने अभी कई सारे फॉर्मूले देखे यहाँ पे। सबसे पहला फॉर्मूला तो था क्या कि सिंपल आई कैप क्रॉस जे कैप क्रॉस के कैप, वो सर्कल वाले से कि अगर मान लो आई जे के लिख दो, आई कैप जे कैप के कैप, तो इसको देख करके इधर तो प्लस इधर तो माइनस, ये सब बातें पहले पढ़ा चुका हूं। फिर और एक देखा था कि हम डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर सकते हैं, और तीसरा मेथड यहां पे देखा कि ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड को बी के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट से मल्टीपल कर दो, आंसर है, सही है। फिर ए परपेंडिकुलर इंटू बी कर दो तो वहां से भी मिल जाएगा हमको ए क्रॉस बी। आई होप कि आपने ये बातें समझी होगी, और बहुत जरूरी है क्योंकि क्रॉस वेक्टर चैप्टर इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। ये फिजिक्स में ज्यादा, ये चैप्टर एक्चुअल में मैथ्स का है, बट हर एक फिजिक्स वाले टीचर पहला चैप्टर यही पढ़ाते हैं। उसका रीजन ये है कि इसकी बहुत ज्यादा यूज, नोट कर लिए। चलो हम आगे बढ़ते हैं इससे। हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखो क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ कुछ एप्लीकेशन है, वो देखना पड़ेगा। तो हेडिंग लिख लेते हैं सभी लोग कि एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, समझे। एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन क्या क्या। सबसे पहला, आगे पढ़ेंगे हम फिजिक्स, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहला होता है फॉर फाइंड टॉर्क। अब ये सब वर्ड शायद हो सकता है अगर आप 11th के बच्चे हो तो आपने नहीं सुना होगा ये, फॉर फाइंड टॉर्क, सही है। मैं थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला भी लिखते जाता हूं यहां पे। मान लो कि टॉर्क का मतलब होता है रोटेशन के लिए। जैसे अगर मान लो कोई चीज को ऐसे चला रहे हैं, ऐसे देखना, ऐसे अगर ये चीज मान लो चल रहा है तो फोर्स चाहिए। अगर इसको रोटेट कराना, जैसे मान लो ये रोटेट कर रहे हैं, जैसे फैन ये सब रोटेट करते हैं, तो रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टॉर्क, समझे। कि अगर कहीं पे मुड़ना है या रोटेट करना है तो इन सब चीजों में टॉर्क को डिफाइन कैसे किया गया है। मान लो यहां पे कोई है जिस पे फोर्स लग रहा है, इधर एफ वेक्टर, और यहां से इस जहां पे लग रहा है ना, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मतलब जिस पॉइंट पे क्या लग रहा है फोर्स, इसको बोला जाता है पोजीशन वेक्टर। और इसके अबाउट क्या करेंगे, देखो इधर फोर्स लगाओगे जैसे घूमेगा ये। तो टॉर्क को डिफाइन किया गया है कि टॉर्क होता है क्या, आर क्रॉस एफ, सही है। टॉर्क क्या होते हैं, आर क्रॉस एफ, इसको नोट कर लो। अगर आपको, अच्छा एक चीज और बताना, मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया कि टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, आर का परपेंडिकुलर इंटू एफ लिखो, या फिर क्या आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। कंपोनेंट देखो इसमें, देखो आर एफ के परपेंडिकुलर कंपोनेंट देख लेंगे आर का, इसमें आर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट देख लेंगे एफ का, तो यहां से भी टॉर्क मिल सकता है। एक्चुअल में टॉर्क रीजन होता है किसी भी पार्टिकल को रोटेट करने का। अगर कोई भी चीज इस दुनिया में रोटेट कर रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं टॉर्क लग रहे हैं, और इस टॉर्क के कारण ही वो क्या कर रहे हैं, रोटेट करता है।
तो टॉर्क रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? रोटेशन के लिए। और ये आएगा अपने सामने जब हम चैप्टर पढ़ेंगे रोटेशन। पहला एप्लीकेशन है। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा होता है इसमें फॉर फाइंड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इसको डिनोट करते हैं हम एल वेक्टर से, एल से। और एल के लिए बोला गया कि जैसे इधर देख लो, इसमें भी इधर आर वेक्टर है, एक पार्टिकल है जिसकी मास m है और इसकी वेलोसिटी इधर v है। तो बोला जाता है कि देखो पहले तो मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम, अगर लीनियर मोमेंटम की बात करोगे ना p की, तो इसको बोला जाता है क्या? मास इनटू वेलोसिटी। पढ़ा होगा आपने, 9th में पढ़ा होगा कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। और अगर एंगुलर मोमेंटम चाहिए, एंगुलर मोमेंटम, तो अगर एंगुलर मोमेंटम चाहिए हमको, मान लो L चाहिए, तो L के बारे में बोला गया कि L होता है R क्रॉस P। अच्छा, P हमने देखा है कि P कितना है? R क्रॉस MV। अच्छा, अभी एक चीज बताना कि L की मैग्नीट्यूड क्या होगी? L की मैग्नीट्यूड देखो, मास तो स्केलर क्वांटिटी है, तो इसके परपेंडिकुलर लिखने ना लिखने से कोई फायदा ही नहीं है। क्या कोई फायदे? मुझे तो नहीं लग रहे। इस m के परपेंडिकुलर लिखने ना लिखने के कोई मतलब नहीं। तो बोला जाता है क्या? ऐसे लिखते हैं कि देखो m v r परपेंडिकुलर लिख दो, या फिर क्या m v परपेंडिकुलर इंटू r। ये होता है एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। नोट कर लो, ये होता है एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। लिख लिए? जल्दी छाप लो। अगर इसको नोट कर लोगे तो फिर अपन आगे बढ़े। हो गए? चलो, दूसरा और बहुत सारे यूज है। अब फिजिक्स जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो हम इसका यूज करते जाएंगे। कैसे? और आता है ये कहां पे? मैग्नेटिज्म में। फॉर फाइंड मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, अगर हम मैग्नेट के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है ना, मैग्नेट पे जो लगने वाला फोर्स होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से ही आते हैं। Q बराबर V क्रॉस B। मैं यहां पे लिख देता हूं, Q तो है चार्ज, V वेक्टर है वेलोसिटी, और B है क्या? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड सही है। Q है चार्ज, V है वेलोसिटी, B है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फोर्स की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में आएगा कि टॉर्क निकालने के लिए, तो P क्रॉस E। इस तरह से बहुत सारे यूज है। अभी तो अपन ने बहुत छोटा सा पढ़ा है कि कहाँ बस दिखेंगे कहीं तो घबराने नहीं है। तो मान लो कहीं पे टॉर्क दिख गए, एंगुलर मोमेंटम दिख गया, तो ये सब वर्ड से घबराना नहीं है। अगर हमको क्रॉस प्रोडक्ट आते हैं तो अपने लिए घबराने की कोई बात ही नहीं। बच्चे को हार्ड इसलिए लगता क्योंकि उसको क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आते, और क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आते तो फिर उसका जब एप्लीकेशन आप पढ़ोगे तो उसमें दिक्कत होगी समझने में। हटा दो, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर हम मान के चलेंगे कि ये टॉपिक क्या हो गया कंप्लीट। जैसे अगर मैं बात कर लूं, पहले देखना इधर, जैसे अगर मैं बात करूं कि Q बराबर मान ऐसे है कि मान लो ये R है 10 मीटर पे, एक फोर्स है जो इधर लग रहा है वो है 20 न्यूटन का, और ये एंगल है 37 डिग्री। तो क्या इस फोर्स के कारण टॉर्क बताने हैं कि फाइंड टॉर्क।
टॉर्क कैसे निकाले? पहले क्वेश्चन आप नोट कर लो, पहले क्वेश्चन नोट कर लो, फिर मैं कराता। हम इसकी टॉर्क कैसे निकाल सकते हैं? अभी देखो, हमने पढ़ा है कि टॉर्क किसके बराबर होता है? ये होता है R क्रॉस F। अच्छा, टॉर्क की मैग्नीट्यूड भी सीखा था कि ये होता है R परपेंडिकुलर इनटू F, या फिर इसको और क्या लिख सकता हूं मैं कि टॉर्क होगी R इंटू F परपेंडिकुलर। सही है, ये सब बातें पढ़े, आज के ही क्लास में पढ़े कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का ये भी एक मेथड है। R क्रॉस F करोगे तो हमको डायरेक्शन मिल जाएगी। डायरेक्शन किधर है देखो, R के तरफ फिंगर को रखो, इधर ही है R ना, F के तरफ मोड़ो, थंब किधर जा रहा है अंदर, तो डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं, और मैग्नीट्यूड यहां से। अब अगर ध्यान से देखें हम, तो ये तो है R, इसका F का दो कंपोनेंट, F का दो कंपोनेंट, ये कितना है F cos 37, और ये कितना है F sin 37। सही है, तुम मुझे सोच के बताओ कि कौन सा कंपोनेंट है जो R के परपेंडिकुलर है, F cos 37 या F sin 37? F sin 37, और F sin 37 है तो यहां से मैं टॉर्क लिख सकता हूं कि R तो कितना है R इंटू F परपेंडिकुलर। R है मेरा 10 का, F है मेरा कितना F परपेंडिकुलर कितना F sin 30, F sin 37, तो 10 इस टू F की वैल्यू कितना है 20 इस टू sin 37 क्या 3/5, तो इसको निकालोगे तो शायद ये कितना आ जा रहा है 200 इस टू 3, 600/5 मतलब 120। अच्छा, यूनिट क्या होगी, R का तो मीटर, F का न्यूटन, तो न्यूटन मीटर, और डायरेक्शन भी बता सकते हो। किधर है डायरेक्शन देखो, परपेंडिकुलर इनवर्ड है कि नहीं, इधर R की तरफ रखा है, F की तरफ मोड़ा, तो किधर की तरफ है परपेंडिकुलर इनवर्ड। नोट कर लो, आप उसको नोट कर लो जल्दी में। हो गए? चलो और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा है, देखो एक पार्टिकल P है जिसकी कोऑर्डिनेट है 3, 4, 5, एक पार्टिकल यहां पे है Q पे जिसकी कोऑर्डिनेट है 5, 6, 6। समझे? बोल रहा है कि Q पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है, और इस फोर्स की वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस माइनस 5√3k कैप। समझे? 5√3k कैप। अगर ज्यादा दिक्कत है तो चलो इसको 5 ही मान लेते हैं, 5k कैप। इतना ये फोर्स है। क्वेश्चन है मेरा कि पॉइंट P के लिए इस फोर्स का टॉर्क कितना है। लिखो एक बार स्टेटमेंट। क्वेश्चन है कि फाइंड टॉर्क ऑफ F फोर्स F, मैं लिख देता यहां पे, फाइंड टॉर्क ऑफ फोर्स F about point P,
पॉइंट P के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क कितना है ये पूछा गया अपने से। कैसे निकाले? बोलो इसको कैसे निकाले एक बार बताना। सिंपल सी बात, अपन जो पहले पढ़ा है उसी का यूज करना। पहले क्या पढ़े थे? पहले पढ़ा था कि एक P पॉइंट से Q पे मिलाने वाला जो वेक्टर है ये R है, सही है कि नहीं? और यही तो मेरा पोजीशन वेक्टर है। R वेक्टर के बारे में बोला गया है कि R वेक्टर पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते थे, याद करो एक बार। वेक्टर की क्लास में ही पढ़े अपन ने कि इसको लिखा जाता था x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप, सही है। x2 का काम कौन करेगा? जहां पे हेड है, तो हेड किस पे? 5 माइनस 3i कैप प्लस ये कितना है 6 माइनस 4j कैप प्लस z2 कितना है 6, तो 6 माइनस 5k कैप। तो यहां से हमने निकाल लिया कि r वेक्टर कितना है 2i कैप 2j कैप प्लस k कैप, क्योंकि यहां 1 है। 6 माइनस 5 करोगे तो कितना बचेगा 1, 6 माइनस 5 करें तो कितना बचने वाला है 1। नोट कर लो पहले इसको। हो गए? अब हमको देखो फोर्स चाहिए था। फोर्स कितना था? हमको टॉर्क निकालने के लिए मैंने बोला था कि R क्रॉस F करना है। R तो गिवन है कितना 2i कैप 2j कैप प्लस k कैप, और F कितना था अभी लिखा था मैंने 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। ध्यान से देख लो एक बार, यही है ना, यही थे। और इसका क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए। मैंने बोला था कि क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट का यूज करके अगर निकाले तो थोड़ा आसानी से सॉल्व होते। कैसे? जैसे मान लो यहां पे ये I है, J है, K है, R पहला है तो R का कोफिशिएंट देखो कितना है 2 2 1। फिर F है, F का कोफिशिएंट देखो 3 4 माइनस 5। और हमको यही चाहिए था क्या टॉर्क। अगर हमको टॉर्क चाहिए तो देखो मैंने क्या बोला था कि किसी एक रो या कॉलम को प्लस माइनस दे दूं। इसको प्लस, इसको मैंने प्लस दिया, इसको माइनस दिया, इसको प्लस दिया, ये गया तो माइनस 10 आता है ना डिटरमिनेंट सॉल्व करने। I कैप 2 माइनस 5, फिर माइनस 4:1, फिर प्लस, सॉरी प्लस नहीं, अब ये जे वाला देखो, ये वाला खोलोगे तो ये कॉलम, सॉरी ये कॉलम और ये रो, ये कॉलम और ये रो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या क्या बचेगा, ये गया तो 2:5 फिर बचेंगे मेरा। माइनस जे कैप करोगे तो 2 माइनस 5, ये वाला, ये दोनों, और माइनस क्या 3:1। अगला देखो प्लस के कैप। अब ये जाएगा, ये जाएंगे तो 2:4 8, इसमें से माइनस करोगे तो 6। अब यहां पे देखते हैं एक बार, देखना -10 -4 तो -14 I कैप। इधर देखो -10 -3 तो -13, और ये माइनस माइनस प्लस बना देगा तो जे कैप, और 8 में से 6 गया तो 2 के कैप। ये टॉर्क आ गए। अगर हमसे कोई मैग्नीट्यूड पूछ लेगा कि टॉर्क की मैग्नीट्यूड बताओ कितना है, तो वो भी निकाल सकते कितना।
अगर टॉर्क की मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो हम लिखेंगे कितना, रूट अंडर -14 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस क्या 2 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना, 15 का होता है 225, 14 का होता है 196, 13 का होता है 169 और 2 का तो 4 आई। ये सबको अगर निकालोगे ध्यान से देखो, कुछ कॉमन तो मुझे दिख नहीं रहे, तो सब रूट में ही बच जाएगा। 4 9 13 और 6 13 और 6 19, यहां कुछ नहीं तो 0 और 6 6 प्लस 9 15 और 1 16, सही है। फिर 1 और 1 2 और 2 और 1 3, तो मेरे अंदाज से तो ये है, देख लो 3 6 9, सही है। अच्छा ये 3 से कट जाएंगे और किसी से कट रहा है क्या, 9 से काटो तो 9 से भी कट जाएगा शायद, तो 3 से कट जाएगा तो हम क्या करते हैं ना, मैंने सही किया है ना, देख लो 196 169 004 9, हाँ ठीक है। अगर इसको कैंसिल वंसिल करोगे ना 369 है तो 3 से तो ये कट जाएंगे, तो बट फायदा नहीं है, तो इसलिए आप ऐसे ही लिख डालो, ये आंसर है। डायरेक्शन अगर पूछेगा तो डायरेक्शन के साथ पूछेगा तो ये आंसर है, मैग्नीट्यूड सिर्फ पूछेगा तो ये आंसर है। नोट कर लो आप जल्दी में। हो गए, जल्दी छाप लो। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखना ध्यान से। क्वेश्चन है अ पार्टिकल having mass 2 kg moving on a circular track of radius r बराबर 0.5 मीटर with constant speed v equals to 20 meter per second, then angular momentum is सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो। लास्ट क्वेश्चन है इस वेक्टर की। देखो इधर क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल जो सर्कल पे मूव कर रहा है, सर्कल पे मूव कर रहा है और कहीं पे भी मान लो यहां पे इसको वेलोसिटी ऊपर है कितना 20 मीटर पर सेकेंड। यहां पे देखोगे तो इधर है वेलोसिटी, ये भी 20 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट है, ऐसे घूम रहा है इस पे। एक चीज मैंने आपको बताई थी और इसका मास m है, तो सबसे पहला काम होता है कि लीनियर मोमेंटम कितना क्या है, p बराबर क्या mv, सही है। तो mv करोगे तो यहां से आ जाएगा 2:20 मतलब 40 kg मीटर पर सेकेंड, सही है। एंगुलर मोमेंटम जो था, एंगुलर मोमेंटम ये क्या था, याद करो एक बार फॉर्मूला को, m v परपेंडिकुलर इंटू r करो,
V परपेंडिकुलर इंटू आर लिखो या फिर क्या एम वी इंटू क्या आर परपेंडिकुलर। अच्छी बात इस क्वेश्चन की है, इस क्वेश्चन की अच्छी बात यह है ना कि देखो कहीं पे भी वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर है, चाहे कहीं पे भी मान लो यहां पे भी, तो वेलोसिटी रेडियस के हमेशा क्या है परपेंडिकुलर, तो बस हो गया मेरा काम। तो देखो एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर तो आर ही है, तो एम इंटू वी की वैल्यू निकाल चुके हो 40 और आर परपेंडिकुलर आर ही है, तो कितना आ जाएगा 40:r कितना है 0.5, तो ये आ जाएगा 20। अच्छा यूनिट बता सकते हो क्या इसकी, एंगुलर मोमेंटम की यूनिट कैसे निकाले? अगर यूनिट की बात करें सिंपल है, एंगुलर मोमेंटम m इंटू बी का यूनिट क्या है kg मीटर पर सेकेंड और एक और मीटर आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं क्या kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये जरूरी है, नोट कर लो। अभी समय आने के साथ ये सब इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे हम पढ़ने वाले हैं। अभी तो बेसिक सा एक चैप्टर जो है आपका वेक्टर वो कंप्लीट हो गए, मतलब वेक्टर में टोटल लेक्चर जो आए अपने पास वो कितने आए 20 लेक्चर। इस 20 लेक्चर अगर आप पढ़ोगे तो आपको सब कुछ का जवाब मिलेगा जो वेक्टर की बेसिक थ्योरी चाहिए, और सीट जो है आपको प्रोवाइड किए जाएंगे अभी, तो आप इसको पूरा कंप्लीट कर लो एक बार, पूरा नोटबुक लेक्चर नंबर पहले से जहां मर्जी वहां से मत देखा करो। तो जो लेक्चर स्टार्ट किया ना फर्स्ट लेक्चर से लेकर के 20 तक देखो, थोड़े 2 दिन 4 दिन में, लेकिन बट पूरा देखो पहले से 20 तक, और सब कुछ आपको समझ में आएगा। अगर बीच से कहीं से उठाओगे तो फिर दिक्कत है, समझे। कल इसके बाद से जो अगली टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक होगी बेसिक मैथ यूज्ड इन फिजिक्स, क्योंकि बच्चों को फिजिक्स हार्ड लगते हैं, उसका रीजन यह है कि उसकी मैथमेटिक्स वाला पॉइंट जो है ना कवर नहीं रहते। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और वेक्टर आज कंप्लीट हो गए। कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ यूज्ड इन फिजिक्स। तो आज यही तक रखते हैं, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। नंबर आपको प्रोवाइड किए गए हैं कई सारे वीडियो में, वहां से अब नीचे मैं बोलूंगा सर को नंबर प्रोवाइड कर दे, तो वहां से आप अपने डाउट पूछ सकते हो कभी भी। तो आज यही तक रखते हैं, ओके बाय।